परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अगर मैं निकट भविष्य में क्रेमलिन नहीं आता और आपके साथ लाइव प्रसारण में शामिल नहीं होता तो सेना अपने हथियार क्रेमलिन की ओर मोड़ देगी। बहुत भीषण खूनी संघर्ष होने वाला है, ये मजाक नहीं है। हमें ये न कहने पर मजबूर मत कीजिए कि बोरिस व्याचेस्लावोविच हमें युद्ध में घसीटने के लिए ये सब आयोजित कर रहे हैं। सुनिए, मैंने और रूस के राष्ट्रपति ने इस पर कई बार चर्चा की है। हम यूक्रेनियों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? यूक्रेन द्वारा रूस की गहराई तक लगातार हो रहे बड़े हमलों के बीच रूसी संघ की सशस्त्र सेनाओं में असली बगावत पनप गई है। रूसी सैनिक कथित तौर पर तोपों का रुख मोड़ने और मास्को पर धावा बोलने के लिए तैयार है, जैसा कि कभी येवगेनी प्रिगोजिन ने करने की कोशिश की थी। इंटरनेट पर रूसी सशस्त्र बलों के एक सैनिक का वीडियो संदेश सामने आया है, जिसमें उसने कहा कि वो केवल रक्षा मंत्रालय और रूसी सेना के उच्च नेतृत्व का संदेश पहुंचा रहा है, और अगर उसे व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का मौका नहीं दिया गया तो ये विशेष सैन्य अभियान में लड़ने वाला सैनिक अपने साथियों के साथ मास्को की तरफ कूच कर देगा। रूसियों के बीच असंतोष वाकई में बढ़ रहा है। खास तौर पर रूस में ईंधन संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और ईंधन की बिक्री पर आधिकारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की पाबंदियां कम से कम 83 रूसी क्षेत्रों और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में दर्ज की जा चुकी हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस बीच कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवा रूस पर प्रभाव डालने के लिए 40 दिन का ऑपरेशन शुरू कर रही है, ताकि युद्ध को खत्म करने के लिए मजबूर किया जा सके। मुद्दा यह है कि एसबीयू रूस पर 40 दिनों तक लगातार बड़े हमले शुरू कर रही है। इसी बीच 7 और 8 जुलाई को अंकारा में होने वाले वार्षिक नाटो शिखर सम्मेलन में उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के देश यूक्रेन को 70 अरब यूरो की सैन्य सहायता देने को मंजूरी देने की तैयारी कर रहे हैं। इन पैसों को मिलाकर यूक्रेन की रक्षा पर कुल खर्च, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, इस साल के रूसी सैन्य बजट के लगभग बराबर हो जाता है। इसी बीच बेलारूस में रूसियों के प्रभाव में यूक्रेन की सीमा के पास सैन्य ढांचा तैयार किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मिन्स्क को संकेत मिल चुके हैं कि अब इसे बंद करना चाहिए। बेलारूस यूक्रेनियों को सीमा के बारूदी सुरंगों वाले जंगलों में भेजने की कोशिश कर रहा है। बेलारूस सीमा समिति ने कहा कि वो यूक्रेन निवासियों को बेलारूसी जंगलों में मशरूम और जामुन इकट्ठा करने के लिए आसान पास देने को तैयार है, लेकिन ये केवल सैन्य उकसावे के लिए एक मानव ढाल बन सकता है। लेकिन अचानक बेलारूसी तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि पुतिन उन्हें युद्ध में घसीटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और उन्होंने क्रेमलिन से अपील की कि बेलारूस को इसमें शामिल ना करें। मेरा नाम अलेक्से पेची है, ताज़ा खबरें देखें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो चलिए सबसे बड़ी ताजा खबर से शुरू करते हैं। इंटरनेट पर एक रूसी एसवीओ सैनिक का वीडियो संदेश वायरल हो गया है, जिसमें वो सीधे व्लादिमीर पुतिन से संबोधित होता है और कहता है कि रूसी कब्जाधारी असली सैन्य विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। प्रकाशित होने के सिर्फ पहले 4 घंटों में ही इस वीडियो ने इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 1,25,000 से ज्यादा लाइक्स बटोर लिए। रिकॉर्डिंग में रूसी कब्जाधारी, जो पूरी तरह से मेडल से सजा हुआ है, दावा करता है कि 24 और 25 जून को उससे कथित तौर पर अधिकारी मिले थे, जिनमें रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारी भी शामिल थे। उसके अनुसार उन्होंने उसे रूस के राष्ट्रपति के लिए एक संदेश दिया। उदाहरण है, अगर वो मुझे लाइव में ऑडियंस नहीं देंगे तो मैं पूरी सच्चाई बता दूंगा कि हमारे देश में अभी क्या हो रहा है। इसके साथ ही इस रूसी कब्जाधारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर रूसी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इस मिशन के लिए उसे ही क्यों चुना। 25 जून 2026 आज स्लुग नारोदा के प्रतिनिधि आए थे। कल मुझसे कुछ लोग मिले जो रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारी थे। उन्होंने व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन को संदेश भेजा, अगर वो मुझे मिलने का मौका न दे
सीधे प्रसारण में तुम्हें देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी सच्चाई बता दूंगा। इस समय दर्जनों, सैकड़ों, हजारों हमारे सैनिक जेलों में बंद हैं, अपने कमांडरों द्वारा सजा पाए हुए। वे बैठे हैं, सड़ रहे हैं और तथाकथित गेस्टापो द्वारा यातना और हिंसा का शिकार हो रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने बेवकूफी भरे आत्मघाती आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उन्होंने अपनी आजादी छोड़ने से इनकार कर दिया। यह वित्तीय संसाधन है और आखिरकार उन्हें मिटा दिया जाता है, लापता कर दिया जाता है। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच, कृपया इस पर ध्यान दे, मुझे अपने पास बुलाइए। परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अगर मैं निकट भविष्य में क्रेमलिन नहीं आया और आपके साथ लाइव प्रसारण में शामिल नहीं हुआ, तो आपके पास खड़ी सेना अपने हथियार क्रेमलिन की ओर मोड़ देगी। मैं सिर्फ संदेश पहुंचा रहा हूं। मेरी तरफ से बस इतना ही। आखिरकार पता चला कि इस वीडियो में अलेक्जेंडर लूनिन है, जो रूसी संघ के वोरोनेश क्षेत्र के एक सैनिक है जिन्होंने यूक्रेन पर हमले में हिस्सा लिया था और इंस्टाग्राम व अन्य प्लेटफॉर्मों पर ब्लॉग चलाते हैं। एक अन्य वीडियो में यही कब्जाधारी लूनिन कहता है कि ये कोई दिखावा नहीं है, ऐसा मत सोचिए, और अगर उसके या उसके परिवार के साथ कुछ होता है उद्धरण के अनुसार, तो ये कार्रवाई शुरू करने का संकेत होगा। ब्लॉगर ने नहीं बताया कि उसके पास कथित तौर पर कौन आया और पुतिन के लिए संदेश दिया, लेकिन उसने कहा कि वो ये सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन को और लाइव प्रसारण में ही बताएगा। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो पुतिन से किस विषय पर बात करना चाहता है, वो कौन है और रूसी रक्षा मंत्रालय से कौन बात कर रहा था। दोस्तों, एक गंभीर संघर्ष होने वाला है, यह मजाक नहीं है। अगर व्लादिमीर व्लादिमीरोविच अभी समझदारी दिखाते हैं, सैन्य अधिकारियों, सुरक्षा बलों और उन लोगों के संदेशों का जवाब देते हैं जो कल मुझसे मिलने आए थे, तो इसे टाला जा सकता है। अगर नहीं, मुझे लगता है कि देश में ऐसा अराजकता होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि बाहरी दुश्मन वो कभी सोता नहीं है, वो ये सब देख रहा है और निश्चित ही वह सब अपने लाभ के लिए उपयोग करेगा। अगर वे लोग जो अभी मोर्चे पर हैं, अगर वे अपनी पोजीशन छोड़ देंगे तो हमारा देश बिखर जाएगा। आपको सबसे जरूरी बात समझनी चाहिए, अब हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। मैं प्रतिरोध का नेता नहीं हूं, मैं वही हूं जिसे व्लादिमीर व्लादिमीरोविच ने सुना। और यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब एक पागल रूसी आक्रमणकारी द्वारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश जैसा लगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसका संबोधन ठीक उसी दिन आया जब 2023 में वैगनर निजी सैन्य कंपनी की बगावत की सालगिरह थी। मैं याद दिला दूं, 23 और 24 जून 2023 को येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाकों ने मॉस्को की ओर हथियारबंद विद्रोह किया था। ये तब शुरू हुआ जब इस सैन्य कंपनी के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बयान दिए, जिसे रूसी अधिकारियों ने विद्रोह की कोशिश के रूप में देखा। प्रिगोजिन अपने लड़ाकों के साथ मॉस्को जा रहे थे ताकि पुतिन से बात कर सकें, क्योंकि रक्षा मंत्रालय में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। फिलहाल सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये एसवीओ का एक और सदस्य है जिसने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। मेरी नजर में बस इतना ही। लेकिन रूसियों में असंतोष फिर भी बढ़ रहा है, ये मानना पड़ेगा। रूस में ईंधन संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। 26 जून की स्थिति के अनुसार पूरे क्षेत्र में ईंधन की बिक्री पर आधिकारिक प्रतिबंध पहले ही रूस के 32 क्षेत्रों और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में लागू कर दिए गए हैं। अगर स्थानीय प्रतिबंधों को भी ध्यान में रखा जाए, यानी अलग अलग शहरों, जिलों या बस्तियों में, तो आधिकारिक प्रतिबंध अब 43 क्षेत्रों और कब्जे वाले इलाकों में लागू हैं।
कुल मिलाकर ईंधन की बिक्री पर आधिकारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के प्रतिबंध कम से कम 83 क्षेत्रों और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में दर्ज किए गए हैं। असल में अब रूस में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा है जिसे ईंधन संकट ने प्रभावित न किया हो। सबसे आम प्रतिबंध हैं कैनिस्टर में ईंधन बेचने पर रोक और एक वाहन पर 20 लीटर पेट्रोल या 80 लीटर डीजल का लिमिट। इसके अलावा कई क्षेत्रों में ट्रकों के लिए हाईवे के किनारे 200 लीटर डीजल की सीमा तय की गई है और कुछ राज्यों ने सरकारी सेवाओं, कृषि उद्यमों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति देना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में ईंधन की स्थिति सबसे खराब है। क्रीमिया और सेवस्तोपोल में आम जनता को ईंधन बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। जहां पेट्रोल उपलब्ध है वहां एक व्यक्ति को अधिकतम 20 लीटर मिलता है। कैन में ईंधन बेचना मना है। डीजल सिर्फ विशेष सेवाओं को कूपन पर मिलता है। कब्जे वाले लुहांस्क क्षेत्र में भी एक व्यक्ति को अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल ही दिया जाता है। कब्जे वाले जापोरिजिया क्षेत्र में एक बार में अधिकतम 50 लीटर ईंधन देने की सीमा लागू है। कब्जे वाले खेरसौन क्षेत्र में ईंधन कूपन के आधार पर दिया जाता है। ये लगातार कम पड़ता है और आपूर्ति में रुकावटों के कारण सार्वजनिक परिवहन रुक जाता है। जानते हैं इस स्थिति में सबसे मजेदार बात क्या है? रूस में लगभग कोई भी क्षेत्रीय नेता इस संकट का कारण तेल रिफाइनरियों और तेल डिपो पर यूक्रेनी हमलों को नहीं बताता। इसके बजाय रूसी क्षेत्रों के गवर्नर और सरकारें जो कुछ हो रहा है उसे उद्धरण लॉजिस्टिक्स के पुनर्गठन, आपूर्ति मार्गों में बदलाव, उच्च मौसमी मांग या पूरी तरह से पेट्रोल पंप नेटवर्क पर ही जिम्मेदारी डालकर समझाते हैं। कहा जाता है कि असल में यही पेट्रोल पंप हैं, वे खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये विरोधाभास है, लेकिन अधिकांश रूसी इस बकवास पर सच में विश्वास करते हैं। वे रिफाइनरी पर हमले देखते हैं, फिर भी कहते हैं कि यह तो बस लॉजिस्टिक्स या मौसम की वजह से है। गर्मी में पेट्रोल की खरीद बढ़ी है, इसलिए कमी है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। ये इसलिए नहीं है कि यूक्रेनी ड्रोन तेल रिफाइनरियों को पूरी तरह जला रहे हैं। ये रहा आपके लिए एक दिलचस्प आंकड़ा। रूसी प्रकाशन कोमरसांत ने रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्टों के आधार पर गणना की है कि 2026 की शुरुआत से यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने रूस के क्षेत्र और कब्जाए गए क्रीमिया पर लगभग 40,000 ड्रोन छोड़े हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की दैनिक रिपोर्टों के अनुसार जनवरी से जून तक वायु रक्षा बलों ने 29,000 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। औसतन ये लगभग 6,000 प्रति माह है और अधूरे जून महीने में ही ये आंकड़ा लगभग 10,000 ड्रोन तक पहुंच गया है। और हाल के महीनों में यूक्रेनी बलों ने तेल अवसंरचना पर हमलों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे रूसी ईंधन बाजार पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। और जैसा कि रॉयटर्स ने उद्योग के सूत्रों के हवाले से लिखा है, जून में कई बड़े तेल रिफाइनरियों जिनमें मॉस्को और टानेको शामिल हैं के बंद होने से ऑटोमोबाइल पेट्रोल का उत्पादन 25% गिर गया। इस समय रूस में कुल मिलाकर प्रतिदिन 85,000 टन पेट्रोल का उत्पादन हो रहा है, जबकि गर्मियों में खपत कम से कम 1,10,000 टन होती है। यानी उत्पादन मांग का 20% हिस्सा पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन लगता है कि यह सब तो बस शुरुआत है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा रूस पर प्रभाव डालने के लिए एक दिन की ऑपरेशन शुरू कर रही है ताकि युद्ध को समाप्त करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसकी घोषणा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने की। राष्ट्रपति ने एसवीयू प्रमुख येवेगेनी खमारा की रिपोर्ट के नतीजों की जानकारी दी, जिसमें लंबी और मध्यम दूरी की पाबंदियों व फ्रंट पर ऑपरेशन सेंटर अल्फा की योजना थी। मैं यूक्रेनी राष्ट्रपति का उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। मैंने एसबीयू को 40 दिन का ऑपरेशन मंजूर किया है ताकि आक्रांता देश पर प्रभाव डालकर युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर किया जा सके। लगातार कई महीनों से एसबीयू विभिन्न प्रकार के ड्रोन की मदद से मोर्चे पर यूक्रेन की स्थिति की रक्षा में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। सीएसओ अल्फा कब्जाधारी बलों के कर्मियों और सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाने के नतीजों में अग्रणी है।
लेकिन ऐसी स्थिति में क्रेमलिन बेलारूस की सीमा से एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की ने आज बताया कि बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास सैन्य बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है। आगे जेलेंस्की का उद्धरण, यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा के कार्यवाहक प्रमुख ओलेग लुगोव्स्की ने बताया कि बेलारूस में स्पष्ट रूसी प्रभाव के तहत यूक्रेन के खिलाफ संभावित आक्रामकता के विस्तार की तैयारी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यूक्रेन की सीमा के साथ बेलारूस में सड़कों और गोला बारूद तथा ईंधन तेल भंडारण ठिकानों की बुनियादी ढांचे का निर्माण पूरा किया जा रहा है। उनका कोई और अर्थ नहीं है सिवाय सैन्य के। बात निम्नलिखित सीमा क्षेत्रों की है: कोब्रिन कोवेल, इवानोवो मानेविची, लुनिनेत सारनी, रिचिट्सा कोरोस्तेन, गोमेल चेरनिगोव। हमें पता है कि रूसी दस्तावेजों में इसे तथाकथित विशेष सैन्य अभियान के कार्यों के संदर्भ में ही वर्णित किया गया है। और वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी इस बात पर ध्यान दिलाया कि बेलारूस को यूक्रेन की ओर से ऐसी गतिविधियों के बारे में और रूस के साथ उनके सहयोग के सभी अन्य स्वरूपों के बारे में संकेत मिल चुके हैं जिनका उद्देश्य युद्ध को लंबा खींचना या उसका विस्तार करना है। एक और उद्धरण, बेलारूस जानता है कि शांति के लिए उसकी तरफ से कौन से कदम जरूरी हैं। बेलारूस की ओर से आक्रामकता के लिए सीमा संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास रोका जाना चाहिए। तनाव कम करने, विनाश रोकने और शांति के लिए जरूरी कदम बेलारूस को ही उठाने चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में बेलारूस की सीमा समिति और उसके बाद बेलारूसी तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अचानक घोषणा की कि वे यूक्रेन के निवासियों को बेलारूसी जंगलों में मशरूम और जामुन इकट्ठा करने के लिए आसान प्रवेश देने को तैयार हैं। लेकिन यूक्रेन की सीमा सेवा ने बताया कि वास्तव में यूक्रेनियों को जंगली जामुन और मशरूम इकट्ठा करने के लिए सीमा पार करने की अनुमति देने की परंपरा कई सालों से चली आ रही थी। ये सब रूस के पूर्ण आक्रमण से पहले था, जब रूसी सेना यूक्रेन में घुसी थी, जिसमें बेलारूस सीमा से भी प्रवेश हुआ। 2022 से बेलारूस गणराज्य के साथ न तो स्थायी सीमा चौकियां और न ही ये सरलित व्यवस्था बिल्कुल भी लागू है। साथ ही याद दिलाया गया कि बेलारूस सीमा पर बारूदी सुरंगें और विस्फोटक अवरोध मजबूत किए गए हैं और कुल मिलाकर सीमा क्षेत्र में प्रवेश, ठहरने, निवास करने या काम करने के लिए विशेष अनुमति होना आवश्यक है। इसलिए बेलारूस द्वारा यूक्रेनियों से सीमा के बारूदी सुरंगों वाले जंगलों में जाने की अपीलें उकसावे जैसी लगती हैं। लेकिन बेलारूसी तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने फिर गलत व्यवहार किया। क्या यह चौंकाने वाला है? मिन्स्क का यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। इस बारे में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूसी राजदूत बोरिस ग्रिज़लोव और मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरबियोव के साथ बैठक में कहा। पहली बार स्वीकार किया गया कि क्रेमलिन ग्रिज़लोव के जरिए बेलारूस को यूक्रेन युद्ध में ज्यादा सक्रिय होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। और अब इस बातचीत का वीडियो टेलीग्राम चैनल पूल पेरवोवा ने जारी किया है। मतलब ये लुकाशेंको प्रशासन का आधिकारिक चैनल है। ये साफ है कि उन्होंने जानबूझकर ये वीडियो प्रकाशित किया ताकि दिखा सकें कि लुकाशेंको ने ग्रिज़लोवा को टका सा जवाब दिया। कहा कि हमें यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर मत करो। और दिलचस्प बात यह है कि बेलारूसी सूचना एजेंसी बेल्टा, जो कि एक सरकारी एजेंसी है, ने यहां तक स्पष्ट किया कि लुकाशेंको की ये बातें खास तौर पर रूस के राजदूत ग्रिज़लोव को संबोधित थीं, जबकि रूसी प्रचारकों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लुकाशेंको ने कहा कि उन्होंने ये मुद्दा कई बार व्लादिमीर पुतिन से उठाया है और हर बार यही दोहराया, बेलारूस के लोग यूक्रेनियों से लड़ना नहीं चाहते। हमें युद्ध में घसीटने की जरूरत नहीं है और हमें इस ओर मत धकेलिए कि बोरिस व्याचेस्लावोविच कोई ऐसी प्रक्रिया चला रहे हैं जिससे हमें युद्ध में घसीटा जाए। सुनिए, हमने इस मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति से कई बार बात की है। जब ज्यादातर क्षेत्रीय सेना है तो यहाँ यूक्रेनियों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? क्या हम उन मैकेनिकों, दूध दूहने वाली महिलाओं और मजदूर लड़कों पर गोली चलाएंगे जो बेलारूसियों से नहीं लड़ना चाहते? हम भी यूक्रेनियों से नहीं लड़ना चाहते। इसलिए हमारी स्थिति आंद्रेई
ताकि तुम समझ सको शांतिपूर्ण है, लेकिन किसी भी स्थिति में हम रूस के साथ रहेंगे हम इसे बहुत कीमती मानते हैं, अलेक्जेंडर ग्रिगोरिएविच। और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आइए मुद्दे की बात करें। हमें युद्ध की जरूरत नहीं है, हमारे पास जमीन भी काफ़ी है, हमारी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी है और समस्याएं भी काफ़ी हैं। इसलिए किसी भी तरह की टकराव की जरूरत नहीं है। यहाँ बेवजह बवाल मचाने की जरूरत नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मेरी स्थिति समझ सकें। मैं इसे नहीं छुपाता, शांति और सिर्फ शांति। और यहां मैं याद दिला दूं कि हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी पूर्व और वर्तमान रूसी और यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से लिखा था कि मॉस्को मिन्स्क पर दबाव बना रहा है। प्रकाशन के मुताबिक साल की शुरुआत से रूस यूक्रेन पर हमलों और नाटो देशों के खिलाफ हाइब्रिड अभियानों के लिए बेलारूसी क्षेत्र के इस्तेमाल की कोशिश कर रहा है, साथ ही वित्तीय सहायता बंद करने की धमकी भी दे रहा है। सूत्रों के अनुसार ये वार्ताएं वही ग्रिजलो कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मई में लुकाशेंको को फोन कर 1.5 घंटे बात की और युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दी। 19 जून को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लुकाशेंको को रूसी रिट्रांसलेटर हटाने के लिए 1 हफ्ता दिया, जो यूक्रेनी शहरों पर हमले निर्देशित कर रहे हैं, और चेताया कि मांग न मानने पर वे खुद कार्रवाई करेंगे। और फिर 24 जून को ज़ेलेंस्की ने बताया कि 22 जून से ये पुनर्प्रसारण यंत्र काम करना बंद कर चुके हैं। तीसरे दिन लुकाशेंको ने उन्हें बंद कर दिया। ऐसा लगता है लुकाशेंको वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि सब कुछ किस ओर जा रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ग्रिजलोव से कहा कि हमें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में खुले तौर पर शामिल होने के लिए मत उकसाओ। असल में 7 और 8 जुलाई को अंकारा में होने वाले वार्षिक नाटो शिखर सम्मेलन में उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के देश यूक्रेन को खासतौर पर सैन्य सहायता के रूप में 70 अरब यूरो देने को मंजूरी देने की तैयारी कर रहे हैं। इन पैसों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन की रक्षा पर कुल खर्च, जिसमें खुद के और बाहरी दोनों शामिल हैं, लगभग रूस के बराबर हो जाता है। कम से कम उन खर्चों के साथ जो मॉस्को ने इस साल के सैन्य बजट में रखे हैं। नाटो ने बताया कि नियमों के अनुसार घोषणा के मसौदे में नाटो देश यूक्रेन को 70 अरब यूरो की सैन्य सहायता देने का वादा करते हैं। अमेरिका इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। 3 दिन पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार यूरोपीय संघ से मिले कर्ज को मिलाकर सैन्य उद्देश्यों पर बजटीय खर्च लगभग रिकॉर्ड 4.5 ट्रिलियन ग्रिवना होगा। ये लगभग 100 अरब डॉलर है। आखिरकार इस साल के लिए यूक्रेन का कुल सैन्य बजट 178 अरब डॉलर बनता है। और अब तुलना और समझने के लिए, रूसी बजट में रक्षा के लिए 12.93 ट्रिलियन रूबल रखे गए हैं। ये मौजूदा दर पर लगभग 170 अरब डॉलर के बराबर है। एक बार फिर, यूक्रेन के पास 178 अरब हैं, रूस के पास 170 अरब हैं। यानी इन आंकड़ों में यूक्रेन और रूस बराबर हो गए हैं। क्या आप इसकी कल्पना उस पूर्ण पैमाने के युद्ध से पहले कर सकते थे जब व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को असैन्य करने की बात कर रहे थे? मैं सोचता हूं यहां वाकई सोचने लायक बात है। और असल में मैं ज्यादा हैरान नहीं होऊंगा अगर रूसी कब्जाधारी सच में बगावत करना शुरू कर दें। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप किसी भी डोनेशन के जरिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स पर है, ऐसा कर सकते हैं। वैसे मेरा टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज भी है, उसे सब्सक्राइब करें। यही था, ध्यान रखें, अलविदा।